हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 1857 की क्रांति के जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करेंगे। इसके पार्ट वन में आपने देखा होगा कि जो भारतीय इतिहास की घटना चक्र की बुक आती है 2025 एडिशन, इसमें जो भी नोट्स दिए गए हैं बुक में वो मैंने पहले करा दिया। उसके बाद लगभग 50 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया है पार्ट वन में। अब पार्ट टू में जो रेस्ट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी प्री एग्जाम से लिए गए हैं और इसमें 2025 का ये एडिशन है, इसलिए 2024 तक के सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं। तो बिना देर किए हुए मैं स्टार्ट करता हूं और क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करूंगा। उससे पहले मैं चाहूंगा कि इससे पहले की अगर हिस्ट्री के 7 क्लास आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए। सातों क्लासेस अपने आप में बेहतरीन हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं स्टार्ट करता हूं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज का पहला सवाल है आपके पास दोस्तों, 1857 के विद्रोह से निम्नांकित में कौन संबद्ध नहीं था? इनमें से कौन से व्यक्ति 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह या फिर मौलवी अहमदुल्लाह। आपको याद होगा दोस्तों, मैंने अगर पिछला पार्ट आपने देखा होगा पार्ट वन इस वीडियो का, तो आपको पता होगा दोस्तों बेगम हजरत महल ने कहां से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था? लखनऊ से। लखनऊ में क्रांति की नेतृत्वकर्ता यही थी, बाद में नेपाल चली जाती हैं। कुंवर सिंह कहाँ से थे? बिहार से। और मौलवी अब्दुल्लाह जो थे ये फैजाबाद, उत्तर प्रदेश, फैजाबाद से इन्होंने क्रांति की थी। तो इसमें उधम सिंह हैं जिन्होंने 1857 के विद्रोह से जो संबंधित नहीं है। सरदार उधम सिंह का नाम आपने जरूर सुना होगा। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1909 में, 13 अप्रैल 1919, ठीक है। तो 13 अप्रैल 1919 को जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उससे संबंधित व्यक्ति जो जनरल डायर था, जनरल डायर, इसको गोली मारी थी किसने? उधम सिंह ने। और इस पर एक मूवी भी बनी है, आपने देखी होगी। आगे हम डिटेल सॉल्यूशन देख लेते हैं। उधम सिंह 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए इन्होंने पंजाब के गवर्नर रहे माइकल ओ डायर की लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी, जिसके लिए इन्हें गिरफ्तार कर मृत्युदंड दिया गया था और बाकी लोग जुड़े हुए थे उससे, ये आपने देखा होगा। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक मदद की? ये और भी दूसरे एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि किसने सबसे ज्यादा मदद किया 1857 की विद्रोह के। देखिए, इसमें जितने भी ऑप्शन है लगभग सारे ने कुछ ना कुछ मदद किया 1857 की विद्रोह में। किसकी? अंग्रेजों की। लेकिन सबसे अधिक जिसने मदद किया वो है सिंधिया परिवार, ग्वालियर के सिंधिया। ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर आप देखेंगे डिटेल सॉल्यूशन में 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। यानी कि हैदराबाद और साथ ही साथ ग्वालियर के जो सिंधिया थे, ये दोनों ही बहुत अधिक सहायता किए हैं 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों की। संकट के समय कैनिंग ने कहा था कि यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना होगा। यानी कि इनका मानना था, किसका? लॉर्ड कैनिंग का, कि यदि सिंधिया परिवार भी विद्रोह में शामिल हो जाए, सिंधिया वंश भी शामिल हो जाए, तो कल ही यहाँ से अंग्रेजों को निकलना पड़ेगा भारत को छोड़ के। लेकिन ऐसा था नहीं, क्योंकि सिंधिया परिवार उनके साथ था। अगला सवाल है, भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या किया था? 1857 का विद्रोह किया था या उसका समर्थन किया था या तटस्थता बनाए रखी थी या शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था? देसी शासकों के विरुद्ध। देखिए, आपने नोट्स में भी ये चीज पढ़ा था, मैंने बताया भी था दोस्तों कि जो शिक्षित वर्ग था वो बिल्कुल शांत थे, चुपचाप, ना विरोध किए और ना ही लड़ाई किए और ना उनका समर्थन किए, बिल्कुल एक साइड हो गए ये लोग। तो हम ये बोलेंगे कि ऑप्शन सी सही है। विद्रोह से ये तटस्थता बनाए रखे, यानी कि अपनी दूरी बनाए रखी, शामिल भी नहीं हुए और विद्रोह किया भी नहीं, ना ही विद्रोहियों का साथ दिया और ना ही अंग्रेजों का साथ दिया। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आप देखेंगे कि 1857 के विद्रोह में शिक्षित वर्ग ने कोई रुचि नहीं ली, जो इस महासमर की असफलता के
प्रमुख कारणों में से एक है और निश्चित रूप से 1857 की क्रांति के असफल होने के प्रमुख कारणों में ये भी एक कारण है। विद्रोही जिस प्रकार अंधविश्वासों का उपयोग करते या प्रगतिशील सामाजिक उपायों का विरोध करते थे, उससे शिक्षित भारतीय उनसे बिदक कर दूर हो गए। यानी कि शिक्षित वर्ग चाहते थे कि शिक्षित लोग जैसा व्यवहार हो, लेकिन जो शिक्षित वर्ग नहीं था, विद्रोहियों में ज़्यादा संख्या उन्हीं की थी और यही कारण था कि सामाजिक उपाय शिक्षित वर्ग का और कम पढ़े-लिखे लोगों का एक जैसा नहीं था, इसलिए शिक्षित वर्ग अपना अलग ही समाज बना लिया था। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन दूर करना चाहते थे। उनके मन में यह गलत विश्वास भरा था कि अंग्रेज आधुनिकीकरण का यह काम पूरा करके उनकी सहायता करेंगे। यानी कि शिक्षित वर्ग का ये मानना था कि अंग्रेज यहाँ आए हैं तो ये मॉडर्न काम बहुत कर रहे हैं, यानी कि आधुनिकीकरण कर रहे हैं, जैसे रेलवे का विकास कर रहे हैं, डाक का विकास कर रहे हैं, कई सारी फैक्ट्रियों का विकास है। तो ऐसे में इनका मानना था कि अंग्रेज भारत का आधुनिकीकरण कर इनका सहायता कर रहे हैं, तो ये गलत विश्वास था, क्योंकि अंग्रेज आधुनिकीकरण तो कर रहे थे लेकिन बस अपने फायदे के लिए। और जमींदारों और पुराने शासक और सरदार तथा दूसरे सामंती तत्वों के नेतृत्व में लड़ने वाले विद्रोही देश को पीछे ले जाएंगे। यानी कि ये शिक्षित वर्ग का मानना था कि जो अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे हैं वो लोग देश को पीछे लेके और चले जाएंगे, यानी कि जो भी आधुनिकीकरण हो रहा है वो भी आधुनिकीकरण नहीं हो पाएगा। कुछ समय बाद ही शिक्षित भारतीयों ने अपने अनुभवों से जाना कि विदेशी शासन देश का आधुनिकीकरण करने में नहीं बल्कि सिर्फ करने में न सिर्फ असमर्थ साबित हुआ बल्कि उसने उसे गरीब और पिछड़ा बनाए रखा। इस मामले में 1857 के क्रांतिकारी अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुए। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के दो महान नेता कौन थे जो बचकर नेपाल चले गए? ऑप्शन है, और ये 2024 का क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ पीसीएस 2024 में आया है प्री एग्जाम में। ऑप्शन है नाना साहब एवं बेगम जीनत महल। देखो बेगम में जब भी आए तो आपको याद होगा लखनऊ से विद्रोह किसने किया था दोस्तों? लखनऊ यानी अवध, यहाँ से विद्रोह किया था बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने और बेगम हजरत महल जो थी ये अपने पुत्र को बनाना चाहती थी वहां की शासक बिरजिस कादिर को, लेकिन अंग्रेजों ने विरोध किया और नहीं बनने दिया और इसको लखनऊ को यानी अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था राज्य हड़प नीति के तहत लॉर्ड डलहौजी के समय। और फिर ऐसे में 1858 में ये भारत से भागकर नेपाल चली जाती है कौन? बेगम हजरत महल। तो बेगम जीनत महल तो गलत है। कुंवर सिंह एवं नाना साहब, कुंवर सिंह आपको पता है बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार के थे और बिहार में ही इनकी आखिरी लड़ाई हुई अंग्रेजों के साथ में, ये कभी नेपाल नहीं गए थे। जीनत महल होगा नहीं। राजकुमार फिरोज शाह और बेगम हजरत महल, देखो बेगम हजरत महल तो जरूर गई थी लेकिन राजकुमार फिरोज शाह नहीं। नाना साहब और बेगम हजरत महल, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। नाना साहब आपको पता है कानपुर से नाना साहब विद्रोह किए थे और 1857 की विद्रोह में ये कानपुर से नेतृत्व करता भी रहे थे और 1857 के बाद 1858 1859 में ये नेपाल चले गए थे और अंतिम समय भी इनका नेपाल में ही गुजरा था। तो नाना साहब और बेगम हजरत महल यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नया क्वेश्चन था और 2024 में पूछा गया था, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहर मजदूर ने नहीं भाग लिया, कृषक ने नहीं लिया, जमींदार ने नहीं लिया या फिर साहूकार ने भाग नहीं लिया? आपके पास ऑप्शन केवल पहला है यानी मजदूरों ने नहीं लिया, या फिर पहला और दूसरा यानी कि साहूकार और मजदूर दोनों ही नहीं लिए, या फिर केवल दूसरा यानी कि साहूकार, या फिर दूसरा और चौथा यानी साहूकार और जमींदार दोनों ही विद्रोह में भाग नहीं लिए। दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर जो शिक्षित वर्ग था वो, और खास करके जिससे अंग्रेजों को फायदा था या अंग्रेजों से जिसको फायदा था वो भी भाग नहीं लिया था। जैसे जमींदार, जमींदारी प्रथा जैसे कि आपने देखा अस्थाई बंदोबस्त हो गया, उसमें जमींदारों को काफी फायदा हुआ। कुछ जमींदारों को नुकसान भी हुआ लेकिन कुछ को फायदा भी हुआ। साहूकारों का भी वही हाल था कि लोग साहूकार से, उस समय जो किसान थे कृषक थे वो साहूकार से ही उधार लेते थे, तो साहूकार को भी फायदा था। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर साहूकार और जमींदार
कुछ ऐसे थे जिन्होंने विद्रोह में भाग नहीं लिया, और मजदूर और कृषक तो सबसे ज्यादा तबाह थे। तो जो विद्रोही सैनिक थे उनके साथ ये भी विद्रोह में भाग लिए थे, तो निश्चित रूप से दूसरा और चौथा यानी ऑप्शन डी सही होगा। बाकी आप डिटेल सॉल्यूशन में भी ये चीज देख सकते हैं। 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला था और जनता का व्यापक समर्थन भी प्राप्त था, लेकिन फिर भी पूरे देश को या भारतीय समाज के सभी अंगों, सभी वर्गों को यह अपनी लपेट में नहीं ले सका। यह दक्षिणी भारत और पूर्वी पश्चिमी भारत के अधिकांश भागों में नहीं फैल सका। भारतीय राजवाड़ों के अधिकांश शासक तथा बड़े जमींदार पक्के स्वार्थी तथा अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे और वे विद्रोह में शामिल नहीं हुए। जैसे में आप देखेंगे, खासकर ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक, और साथ में पंजाब के दूसरे सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा और दूसरे कई ऐसे सरदार और बड़े जमींदार थे जिन्होंने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय रूप से सहायता की, यानी खुद अपने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों की तरफ से। गवर्नर जनरल कैनिंग ने बाद में टिप्पणी भी की कि इन शासकों तथा सरदारों ने तूफान के आगे बांध की तरह काम किया, वरना यह तूफान एक ही लहर में हमें बहा के ले जाता। उच्च तथा मध्य वर्गों के अधिकांश लोग विद्रोहियों के आलोचक थे, यानी कि जो उच्च वर्ग था, मध्य वर्ग था, यानी कि निम्न वर्ग के लोगों को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी लोग विद्रोहियों की ही आलोचना करते थे, यानी कि विद्रोहियों के खिलाफ बोलते थे, ऐसे समझिए। विद्रोह में शामिल अवध के बहुत से तालुकदारों यानी बड़े जमींदारों ने अंग्रेजों से यह आश्वासन पाकर कि उनकी जागीरें वापस कर दी जाएगी, विद्रोह से अपना रास्ता हटा लिया, यानी कि किनारा कर लिया और विद्रोह में शामिल नहीं हुए। ठीक है, भले बाद में उनको नहीं मिला वो अलग बात है। ग्रामीण जनता के हमलों का निशाना सूदखोर और साहूकार थे, क्योंकि साहूकार और सूदखोरों ने ग्रामीण जनता को, कृषकों को बहुत परेशान किया था। इसीलिए स्वाभाविक तौर पर विद्रोह के वे शत्रु हो गए, ग्रामीण जनता के साथ नहीं खड़े हुए। आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने वाले भारतीयों ने भी विद्रोह का साथ नहीं दिया। शिक्षित भारतीय देश का पिछड़ापन समाप्त करना चाहते थे और उनके मन में यह गलत धारणा थी कि अंग्रेज आधुनिकीकरण करके और उनकी सहायता करेंगे भारतीयों की। अगला सवाल है दोस्तों, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? विजय नगरम का राजा यानी विजयनगर का राजा, हैदराबाद का निजाम, तमिलनाडु के पोलीगार, त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, एक तो फिक्स है, पहले भी हमने देखा था, हैदराबाद का निजाम, साथ में सिंधिया परिवार ग्वालियर का, होलकर परिवार पंजाब के सिख, और इसके अलावा जोधपुर के राजा, कश्मीर के महाराजा। तो ऐसे और कई शासक थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध में लड़ाई नहीं लड़ी 1857 में। और सवाल यहाँ पर यही है कि निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था? इसमें सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? हैदराबाद का निजाम, या फिर हैदराबाद भी हम आंसर लगा सकते हैं अगर निजाम ऑप्शन में नहीं रहे। अगला सवाल है, यहाँ पर पहले डिटेल एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। उपयुक्त विकल्पों में से हैदराबाद के निजाम, ये तो मैंने बता ही दिया, कभी भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह नहीं किया। विजयनगर का राजा 18वीं शताब्दी के बाद या उनकी उसके उत्तरार्ध में कंपनी के शासन के विरुद्ध विद्रोह किया। तमिलनाडु के पोलीगारों द्वारा कई बार विद्रोह किया गया, और त्रावणकोर के जो दीवान थे वेलुथम्पी, इनके द्वारा भी 1809 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया गया। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, लखनऊ या फिर जगदीशपुर? झांसी से, लखनऊ से और जगदीशपुर से सभी जगह 1857 की क्रांति में विद्रोह हुआ था, सिवाय चित्तौड़ के। चित्तौड़ में कोई विद्रोह नहीं हुआ था, इसलिए ऑप्शन बी इससे प्रभावित नहीं था। आप ये चीज डिटेल एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं, चित्तौड़ प्रभावित नहीं था, जबकि झांसी, जगदीशपुर, लखनऊ विद्रोह के केंद्र थे। आपने देखेंगे कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई जो थी, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था, जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था। तो इन तीनों ही जगह 1857 की क्रांति में विद्रोह हुआ था। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? दानापुर, आरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर या फिर पटना? एक चीज आप देखिएगा दोस्तों, पटना में तो विद्रोह हुआ ही था, पटना में, और दानापुर भी पटना में ही है, यहाँ भी विद्रोह हुआ था। आरा जगदीशपुर का इलाका है जिधर बाबू वीर कुंवर सिंह ने खुद विद्रोह किया था।
मुजफ्फरपुर में भी हुआ था। मुंगेर अलग जिला है, इसलिए हम कहेंगे कि मुंगेर में विद्रोह नहीं हुआ था, और ये सत्य भी है। तो मुंगेर जहां भी हो, ऑप्शन बी बी में है यहाँ पर केवल 5, तो ऑप्शन बी को हम सही मानेंगे। ऐसे भी आप देख सकते हैं यहाँ पर चौथा, चूंकि मुजफ्फरपुर में हुआ था, तो चौथा जहां भी है उसको तो हम गलत कर देंगे। ये दोनों ऑप्शन ऐसे ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ भी चौथा है। बचता है ये ऑप्शन बी, जिसमें चौथा नहीं है, तो ऑप्शन बी को सही लगाएंगे। आप देखेंगे बिहार में आरा में, दानापुर में, गया में, पटना में, मुजफ्फरपुर, शाहाबाद। शाहाबाद वही जिला है जगदीशपुर के नजदीक का। इन सभी जगहों पर विद्रोह हुआ था, और ये विद्रोह के प्रमुख केंद्र भी थे। लेकिन मुंगेर का क्षेत्र इस विद्रोह से अप्रभावित रहा था। तो ये याद रखिएगा, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल है 1857 के विप्लव के नायक और उनके कार्य क्षेत्र को मिलाना है। बख्त खां, मौलवी अब्दुल्ला, कुंवर सिंह और नाना साहब। कुछ नहीं तो आपको इतना तो याद होगा दोस्तों कि नाना साहब कानपुर में विद्रोह के नेतृत्व करता थे। फिर कुंवर सिंह आरा में थे, यानी कि बिहार के आरा में। बचते हैं बख्त खां और मौलवी अब्दुल्ला। मौलवी अब्दुल्ला कहाँ से थे? ये थे फैजाबाद से। अब फैजाबाद को हम अवध से रिप्लेस कर सकते हैं, या फिर आप चाहो तो इतने पर भी चेक कर सकते हो। हमने सी को मिलाया है 3 में और डी को मिलाया है 2 में, तो सी का 3 और डी का 2। देखो, सी का 3 और डी का 2 तो इन दोनों ही ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन सी देखिए, तो सी का 3 और डी का 2 यहाँ पर दिया है, तो ऑप्शन सी हम सही लगा लेंगे। बाकी आप एग्जैक्ट यहाँ पर मैचिंग देख सकते हैं दोस्तों। बख्त खां दिल्ली से नेतृत्व करता थे, मौलवी अब्दुल्ला अवध से, कुंवर सिंह आरा से और नाना साहब कानपुर से। आई होप कि ये चीज पहले भी आपने पढ़ा होगा। अगला सवाल लगभग सेम टाइप का है, यहाँ भी मिलाना है। आप देखेंगे झांसी से कौन थी नेतृत्वकर्ता? रानी लक्ष्मीबाई। लखनऊ से बेगम हजरत महल। और कानपुर से हमने अभी देखा नाना साहब। कानपुर से कौन थे? नाना साहब। लेकिन नाना साहब के जो पीए थे वो कौन थे? अजीमुल्लाह खां। तो अजीमुल्लाह खां को हम कानपुर में मिला देंगे। और फैजाबाद से तो मौलवी अहमद शाह या अहमदुल्लाह आपने पढ़ा होगा, तो डी को हम 1 में मिलाएंगे। तो ए को हमने मिलाया 4 में, बी को मिलाया हमने किस में? 3 में, सी को हमने मिलाया 2 में और डी को मिलाया 1 में। तो 4 3 2 1 ऐसे आंसर होगा। 4 3 2 1 पहला ही ऑप्शन है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आई होप कि ये बात आपको पता होगा। ये सारी चीजें मैंने बता ही दिया है वहां पर। अगला सवाल फिर से मिलान करने वाला है, तो आप देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट है नेतृत्वकर्ता को याद रखना कि वो किस क्षेत्र से नेतृत्व किए थे। अगला है संभलपुर, गंजाम, कश्मीर और लखनऊ। और इसमें कौन सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। निश्चित तौर पर लखनऊ में बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था, तो ऑप्शन डी ही होगा यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है। बाकी गुलाब सिंह राजा थे कहाँ के? कश्मीर के। और राधा कृष्ण गंजाम और सुरेंद्र शाही संभलपुर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। देखेंगे एक्सप्लेनेशन में, मौलवी लियाकत अली, इनका जन्म 1817 ईस्वी में तत्कालीन इलाहाबाद के चैल परगना के महगांव गांव में हुआ था। इन्होंने 1857 के विद्रोह में तत्कालीन इलाहाबाद के विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। अतः इनका संबंध लखनऊ से नहीं था, क्योंकि ये इलाहाबाद के विद्रोहियों का नेतृत्व किए थे कौन? मौलवी लियाकत अली। लेकिन इसमें मैंने ये भी आपको बता दिया कि दोस्तों जो इलाहाबाद से नेतृत्व करता थे वो कौन थे? सॉरी, लखनऊ से थी बेगम हजरत महल, याद रखिएगा। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह में किसने सक्रिय रूप से भाग लिया था? नाना साहब कानपुर भाग लिया था या नहीं लिया था? क्योंकि नाना साहब तो कानपुर से लिए ही थे, बेगम हजरत महल लखनऊ से लिए ही थे, मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद से लिए ही थे, और जीनत महल दिल्ली से लिया ही था। तो इसमें लगभग सारे सही हैं, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हम लगाएंगे, या सारे रहता ऑप्शन में कि उपयुक्त में सभी, तो उसको हम चूज कर लेते हैं। ऑप्शन ई सही होगा। आप यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ लखनऊ में। इस विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ, और यहाँ के विद्रोह की नेतृत्व किसने संभाला? बेगम हजरत महल ने। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया। फैजाबाद में किसने किया? मौलवी अहमदुल्लाह। और दिल्ली में किसने किया?
बहादुर शाह जफर ने किया था, जो कि अंतिम मुगल सम्राट थे, लेकिन उनकी पत्नी जीनत महल, बेगम जीनत महल ने भी अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था, इसलिए यहाँ पर हम सभी को सही मान रहे हैं। अगला सवाल फिर से मिलान करने वाला है। नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से, तो ए को 2 में मिला देंगे। फिर मौलवी अहमदुल्लाह याद होगा आपको, मौलवी अहमदुल्लाह कहाँ से थे? ये फैजाबाद से इसमें, लेकिन फैजाबाद कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। मनीराम के दीवान, ये तो याद होगा असम से थे, तो डी को मिलाएंगे हम 4 में, तो ए का 2 और डी का 4 इतना ही मिला लो। आप देखो ए का 2 और डी का 4 यहाँ पर है, केवल और केवल ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी को हमने सही मान लिया। बाकी डिटेल देख सकते हैं, नाना साहब कानपुर, हामिद अली खान ये दिल्ली, और मौलवी अहमद उल्लाह लखनऊ, ठीक है, और साथ ही साथ मनीराम दीवान ये असम। लेकिन मौलवी अहमदुल्लाह वाला वही बात है, यहाँ पर ये फैजाबाद से थे, और लखनऊ में कौन था? बेगम हजरत महल। आप यहाँ पर देखेंगे कि लखनऊ में मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने बेगम हजरत महल को सहयोग प्रदान किया था, इसीलिए यहाँ पर मौलवी अहमदुल्लाह को सही माना जा रहा है लखनऊ के लिए। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक 1857 के विद्रोह का स्थान और उसकी आरंभ की तिथि से सुमेलित नहीं है? लखनऊ में बोल रहे हैं 4 जून को 1857, झांसी में 11 मई, मेरठ में 10 मई, बैरकपुर में 29 मार्च। देखो बैरकपुर और मेरठ तो सही है, मेरठ से प्रारंभ भी हुआ था, 10 मई को मेरठ में हुआ, फिर यहाँ से 11 मई को 10 मई को अपना काम करके, और विद्रोही विद्रोही जो थे वो यहाँ से दिल्ली के लिए निकल जाते हैं, 11 मई को पहुंचते हैं, 12 मई को वहां पर कब्जा करते हैं दिल्ली पर। और बैरकपुर में तो मार्च में ही ये प्रारंभ हो गया था, तो ये भी सही है। देखो ये याद रख लो, लखनऊ हो, झांसी हो, अवध हो, ये सारे जो इलाके हैं, फैजाबाद हो, इन सभी में जून में हुआ है, ठीक है। जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर है वहां पर जून में हुआ है, तो झांसी यहाँ पर गलत है। झांसी में जो हुआ था, यहाँ लखनऊ में 4 जून को हुआ, झांसी में हुआ 4 और 5 जून के आसपास। ऐसे कई जगह 5 जून देखने को मिलता है, तो आप 5 जून याद रखिए। झांसी में 5 जून 1857 को प्रारंभ हुआ था। बाकी हम डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं, यहाँ पर टाइमिंग दी हुई है। लखनऊ में 30 मई से, लखनऊ में 30 मई से 4 जून, 30 मई या फिर 4 जून, 30 मई या फिर 4 जून कहने का क्या मतलब हुआ? ऐसे अगर मुझसे आप पूछोगे कि लखनऊ में क्या याद रखें, तो लखनऊ में 4 जून आप याद रख सकते हैं, 4 जून को, और वो तेज हुआ। मई से ही ये चल रहा था, लेकिन छोटे मोटे ऐसे चल रहा था, जो किसी के नेतृत्व में शुरू हुआ, जैसे बेगम हजरत महल यहाँ की नेतृत्व करता थे, तो बेगम हजरत महल ने 4 जून 1857 को कमान संभाली, और तब से ये सिस्टमेटिक तरीके से तब ये लड़ाई लड़ी गई। ऐसे ही झांसी 5 जून, मेरठ 10 मई है ही, और बैरकपुर 29 मार्च। आप यहाँ देखेंगे दोस्तों, कई संदर्भ पुस्तकों और आधिकारिक वेबसाइटों पर लखनऊ में 1857 के विद्रोह की प्रारंभ की तिथि 4 जून 1857 ही दी गई है, जबकि एनसीईआरटी की कक्षा 12 की पुस्तक में लखनऊ में इस विद्रोह के प्रारंभ की तिथि 30 मई 1857 दी गई है। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसको ऑप्शन बी को ही सही माना है, यानी कि 4 जून को ही सही माना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये तो आपको याद होगा, लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि 1848 से 56 तक कौन था? डलहौजी। 1848 से 56 तक डलहौजी, और 1856 में कौन बनते हैं? कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग यहाँ पर सही उत्तर है। और बाद में 1858 की जो भारत परिषद अधिनियम, सॉरी, भारत शासन अधिनियम आता है, उसमें गवर्नर जनरल को चेंज करके भारत का वायसराय नाम दिया जाता है, और तब से भारत के पहले वायसराय बन जाते हैं लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, जो कि 56 से 62 तक थे, ये थे, और ये कंपनी द्वारा नियुक्त भारत में अंतिम गवर्नर जनरल थे, और पहला वायसराय था जो कि ब्रिटिश सम्राट के अधीन काम करता था। अगला सवाल आप देखेंगे, उत्तराखंड पीसीएस का है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल, सेम क्वेश्चन है, तो ऑप्शन बी सही होगा। अगला सवाल है दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो सेम क्वेश्चन सेम आंसर, ऑप्शन क्वेश्चन भी सेम है, आंसर भी सेम है, तो यहाँ पर भी हम कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ते हैं सीधे। अगला सवाल अलग है, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे। आप देखेंगे 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? लॉरेंस, फिनिस, व्हीलर या फिर हैरसे? निश्चित रूप से हैरसे। ये याद रखिएगा दोस्तों, बैरकपुर में जो कमांडिंग ऑफिसर था 1857 के विद्रोह के समय में, हैरसे, जिस समय मंगल पांडे ने विद्रोह किया था।
आप देखेंगे यहाँ पर मार्च 1857 की बात है। 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे के विद्रोह के समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट बेरसे, तो बेनेट बेरसे आप याद रख सकते हैं, बेनेट बेरसे ये कमांडिंग ऑफिसर था उस समय। अगला सवाल देखिएगा 69, यहाँ पर बोला गया है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया। देखिए इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय किसने बनाया था और मुख्यालय बनाने का अधिकार किसके पास था, निश्चित रूप से वायसराय या फिर गवर्नर जनरल के पास, और ये था लॉर्ड कैनिंग। तो लॉर्ड कैनिंग ने 1857 में इलाहाबाद को यानी कि प्रयागराज को अपना आपातकालीन मुख्यालय बनाया। और देखेंगे 1858 में जब महारानी का घोषणा उद्घोषित किया जाता है और ब्रिटिश सरकार के अधीन यानी क्राउन के अधीन भारत के शासन को ले गया या फिर घोषित किया जाता है कि अब जो भारत का शासन होगा वो ब्रिटिश ताज के अधीन रहेगा और कंपनी का शासन समाप्त किया जाता है, तो ये सारी घोषणाएं भी इलाहाबाद दरबार में की जाती हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। आप डिटेल एक्सप्लेनेशन में भी ये चीज देख सकते हैं। जो गवर्नर जनरल था उस समय लॉर्ड कैनिंग, इसने इलाहाबाद यानी प्रयागराज को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। अगला सवाल आप देखेंगे 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, पार्मस्टन। कई बार मैंने ये बताया है और आपने नोट्स में भी पढ़ा होगा। आप देखेंगे 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन में विस्कॉन्ट पार्मस्टन, जो कि हेनरी जॉन टेम्पल तृतीय विस्कॉन्ट पार्मस्टन, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल 55 से 58 तक, फिर 59 से 1865 तक रहा। अगला सवाल आप देखेंगे यहाँ पर 71, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है, सेंट लेगर, कर्नल गिब्स या वेलेस या उपयुक्त सभी। इसमें से लगभग सभी लोग, लगभग नहीं सारे लोग ऐसे हैं जिनका नाम 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। आप देखेंगे 1857 के विद्रोह से नहीं जुड़ा था, ऐसा कोई भी इसमें विकल्प नहीं है जिसका नाम जुड़ा हो, तो ऑप्शन डी यहाँ सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। असफलता के कारण हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, या फिर किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, या जमींदारों की सहभागिता। देखिए जमींदारों की सहभागिता तो था ही, क्षेत्र भी सीमित था, लेकिन मुख्य कारण में आप देखेंगे कि कोई योजना नहीं था विद्रोहियों के पास और ना ही कोई ऐसा संगठन था जो सबको एक जगह एकत्रित कर सके और एक साथ विद्रोह करने का अनुरोध कर सके। तो निश्चित रूप से यहाँ पर ऑप्शन बी को हम सबसे प्रमुख कारण मानेंगे इन सभी कारणों में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। आप डिटेल में देखेंगे कई सारे और भी कारण हैं यहाँ पर। 1857 की विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी। विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना देखने में नहीं आई। यानी कि आप देखेंगे जैसे लखनऊ में विद्रोह हुआ, झांसी में हुआ, पटना में हुआ, अवध में हुआ, अलग अलग जगहों पर, दिल्ली में हुआ, और सभी जगह के नेता भी अलग थे। जैसे आपका बहादुर शाह जफर दिल्ली में नेता, लखनऊ में बेगम हजरत महल, नाना साहब कहाँ पर, कानपुर में, बिहार में बाबू वीर कुंवर सिंह। तो ये सभी नेता तो थे, लेकिन इन सभी नेताओं का कोई नेता नहीं था, यानी कि इनके ऊपर कोई ऐसा संगठन नहीं था जो सबको एक कड़ी से जोड़ के रखे। तो यूनिटी की कमी हो गई यहाँ पर। आप देखेंगे 82 वर्षीय मुगल सम्राट बहादुर शाह कमजोर था, उनके द्वारा विभिन्न सरदारों का आह्वान करना काफी नहीं था। इन्होंने खुद लड़ाई तो लड़ी ही जहां तक पॉसिबल हो सका, और कई सरदारों से भी सहायता मांगी जो कि उस समय नहीं पॉसिबल हो सका। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता तो दिखाई और सरकार का विनाश करने पर वे तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किंतु ऐसा करने के लिए उनके पास किसी सुनियोजित कार्यक्रम का पूर्णतः अभाव था। उनमें अनुशासन की कमी भी थी, कभी-कभी तो वे अनुशासित सेना के बजाय दंगाई भीड़ की तरह भी व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति एक साझी घृणा को छोड़कर और कोई संबंध सूत्र नेताओं के बीच में नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि उसकी जगह किस प्रकार की राजनीतिक सत्ता या संस्थाएं स्थापित की जाएं। उनके पास एक भविष्योन्मुख कार्यक्रम, सुसंगत विचारधारा, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य, भावी समाज और अर्थव्यवस्था के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण का अभाव था। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 है, और ये आप देखेंगे लेटेस्ट क्वेश्चन है यहाँ पर यूपी पीसीएस प्री एग्जाम 2024 का। क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया।
निश्चित तौर पर ये सही है दोस्तों, क्योंकि बिहार में जगदीशपुर के जो जमींदार थे बाबू वीर कुंवर सिंह, इन्होंने 1857 की क्रांति में जगदीशपुर से या फिर आरा से समझ लो या फिर शाहाबाद से या बिहार से पूछा जाए तब भी नेतृत्वकर्ता कुंवर सिंह रहेंगे। तो याद रखना है कि बिहार से 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? बाबू वीर कुंवर सिंह, जो कि जगदीशपुर के जमींदार थे, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले में पड़ता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अगला है आपके पास कथन, लॉर्ड डलहौजी ने रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी होने की मान्यता प्रदान की थी। ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो दोस्तों, जब मैंने सभी वायसराय के बारे में पढ़ाया था तो 3 घंटे की पूरी वीडियो मैंने बनाई थी सभी वायसराय के बारे में। सभी गवर्नर जनरल उसमें थे, गवर्नर जनरल थे और केवल गवर्नर भी थे, सारी चीजें थी उसमें। उसमें मैंने बताया था कि लॉर्ड डलहौजी ने अपने समय में एक नियम लाया था जिसको राज्य हड़प नीति बोलते हैं, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स भी इसको बोला जाता है। राज्य विलय की नीति या राज्य हड़प की नीति। इसमें होता क्या था कि जहां भी उत्तराधिकारी नहीं होता था किसी राज्य में, उस राज्य को लॉर्ड डलहौजी अपने राज्य में यानी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेता था, ये कहकर कि वहां पर कोई अब शासक नहीं है। और यही हुआ जब झांसी के जो राजा थे गंगाधर राव, इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो उस समय इनका कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं था। रानी लक्ष्मीबाई के पति गंगाधर राव की जब मृत्यु होती है झांसी के राजा के, तो उस समय इनका कोई संतान नहीं था, पुत्र नहीं था जिसको ये उत्तराधिकारी बना सकें। फिर रानी रानी लक्ष्मीबाई ने अपना एक पुत्र गोद लिया, दत्तक पुत्र जिसको यहाँ पर बोला जा रहा है। उनका नाम क्या था? दामोदर राव। ठीक है, दामोदर राव। तो दामोदर राव को इन्होंने गोद लिया और उसे राजा घोषित किया, लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया कि भाई ये कोई उत्तराधिकारी नहीं है, इस उत्तराधिकारी को मान्यता नहीं मान दिया जाएगा। और फिर राजा के अभाव में उसको अपने राज्य में मिला लिया, झांसी को, लॉर्ड डलहौजी ने। ठीक है, 1854 में। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि दूसरा गलत है, केवल और केवल पहला सही है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। आप डिटेल में देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि 57-58 में बिहार के जगदीशपुर के विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह तत्कालीन शाहाबाद के जगदीशपुर, जो वर्तमान में भोजपुर जिले का भाग है, इससे संबंधित थे। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स, इस नीति के अनुसार यदि किसी भारतीय शासक की मृत्यु बिना किसी जैविक पुत्र के होती थी, यानी कि बिना किसी पुत्र के, कोई पुत्र नहीं है उस शासक का और शासक की मृत्यु हो गई, तो वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर लिया जाता था। जब 1853 में बिना किसी जैविक उत्तराधिकारी के झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई, तो उस समय रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया और उसे झांसी का उत्तराधिकारी घोषित किया, जिसे डलहौजी ने मानने से इनकार कर दिया। और राज्य हड़प नीति के तहत 1854 में झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया, इसलिए दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत। अगला सवाल है, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ। क्यों असफल हुआ? भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। ये तो थी ही निश्चित तौर पर। सिपाही जानते ही नहीं थे कि वो क्यों विद्रोह कर रहे हैं, केवल वो करतूस के लिए कर रहे थे सिपाही, लेकिन और भी कई सारे कारण थे। तो स्पष्ट नहीं था उनको कि उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से ये विद्रोह चल रहा है। प्रायः भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ये तो है ही, जैसे जोधपुर के राजा ने, कश्मीर के महाराजा ने, पंजाब के कई सरदारों ने, उसके अलावा होलकर, सिंधिया, हैदराबाद के निजाम, इन सभी ने साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित और संगठित थे। ये संगठित इसलिए थे क्योंकि इनके पास कमांडर था, सेनापति था और इनका संगठन था। इनको संगठित करने के लिए अधिकारीगण थे, लेकिन ऐसा भारतीयों में नहीं था, भारतीय सैनिकों में नहीं था, इसलिए और ब्रिटिशों के पास कई अच्छे हथियार भी थे। तो यहाँ सारे ही कथन सही हैं, असफल होने के सारे कारण यहाँ पर सही दिए गए हैं। ये डिटेल एक्सप्लेनेशन में अभी आप देख सकते हैं। भारतीयों में एकता का अभाव था, विद्रोह के लिए घातक सिद्ध हुआ। निश्चित तौर पर विद्रोहियों के लक्ष्य को धक्का पहुंचाने के लिए अकेली कमजोरी नहीं थी। भारतीय सिपाही बहादुर और स्वार्थ रहित तो थे, मगर उनमें अनुशासन और एकता का अभाव था। बंबई और मद्रास की सेनाएं राजभक्त रही। अवध और रुहेलखंड तथा अन्य उत्तरी भारत की जो सामंतवादी तत्वों ने विद्रोह का नेतृत्व किया, किंतु दूसरी ओर अन्य सामंतवादी तत्वों जैसे पटियाला, जिंद, ग्वालियर, हैदराबाद के राजाओं ने इस विद्रोह के दमन में अंग्रेजों की सहायता की। यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सलार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की भी है।
यहाँ भी देखेंगे रणनीति और रण कौशल की दृष्टि से भी अंग्रेजी सेनाएं भारतीयों से बहुत आगे थीं, क्योंकि उनका रण कौशल, रणनीति ये सब था, लेकिन भारतीयों में कोई रणनीति नहीं थी। वे भारतीय सिपाहियों की तुलना में अधिक सुसज्जित भी थे। तो ये सारे कारण 1857 की विद्रोह की असफलता के जिम्मेदार हैं। अगला सवाल आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। विफलता के निम्नलिखित में से कौन से कारण सही हैं? अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता, विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम एवं विचारधारा नहीं थी, समाज के सभी वर्गों का समर्थन का अभाव था। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, ऑप्शन जिस तरीके से दिया गया है, पहला, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता तो थी क्योंकि उनके पास बेहतर हथियार थे, निश्चित तौर पर उनके पास संगठन था, वे एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे थे, उनके पास उद्देश्य था। लेकिन विद्रोहियों के पास, यानी कि जो भारतीय सैनिक थे जो विद्रोह कर रहे थे, उनके पास कोई एकीकृत कार्यक्रम नहीं था, यूनाइट कोई प्रोग्राम नहीं था, सबको एक साथ मिला करके कोई यूनिटी नहीं थे, सब लोग अलग अलग विद्रोह कर रहे थे, कोई विचारधारा नहीं थी। ये तो सही है ही, ये भी सही है। समाज के सभी वर्गों का समर्थन का अभाव था। निश्चित तौर पर 1857 की क्रांति में आप देखेंगे शिक्षित वर्ग ने साथ नहीं दिया, जमींदारों और साहूकारों ने साथ नहीं दिया, तो सभी वर्गों ने यहाँ पर समर्थन नहीं दिया। तो ऑप्शन सी भी सही है, यानी कि सारे यहाँ पर कथन सत्य है। आप यहाँ पर ये चीज पढ़ भी सकते हैं, ये हालांकि मैंने पहले भी बता दिया है। 1857 की विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण किसी सामान्य योजना एवं केंद्रीय संगठन की कमी थी, पहला। दूसरा, कि विद्रोहियों के नेताओं में कोई संगठन की भावना नहीं देखने में आई, यानी कि जो अलग अलग नेता थे, जो अलग अलग जगहों से, जैसे बहादुर शाह दिल्ली से, बेगम हजरत महल लखनऊ से, नाना साहब कानपुर से, इन सभी का कोई संगठन नहीं था अपना। 82 वर्षीय जो मुगल सम्राट बहादुर शाह थे, ये कमजोर थे और कई सरदारों से इन्होंने मदद भी मांगी उस समय, लेकिन सरदार अपने में ही व्यस्त थे उस समय। साथ ही विद्रोहियों ने वीरता दिखाई, ये सही बात है, लेकिन सरकार का विनाश करने पर वो तुले हुए भी प्रतीत होते थे, किसी तरह सरकार को खत्म किया जाए, लेकिन ऐसा करने में उनके पास कोई सुनियोजित कार्यक्रम नहीं था। उनमें अनुशासन की भी कमी थी, कभी-कभी वे अनुशासित होकर के और दंगाई की तरह भी व्यवहार करते थे। विदेशी शासन के प्रति बस एक ही था कि घृणा था इनको, तो उनको विदेशी शासन को किसी तरह खत्म करना था, बाकी कोई इनका लक्ष्य नहीं था। कोई भी संबंध नेताओं के बीच में नहीं था, यानी जो अलग-अलग क्षेत्रों से विद्रोहियों के नेता थे, उनके बीच में कोई यूनिटी नहीं थी, ना किसी को वे एक दूसरे को जानते थे या संबंध था। जानते भी थे तो यूनिटी के तौर पर कोई एक दूसरे से संबंधित नहीं था। किसी क्षेत्र विशेष से ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकने के बाद उन्हें पता भी नहीं होता था कि अगर ब्रिटिश सत्ता को हम हटा देते हैं तो उसके बाद उस क्षेत्र का आगे संचालन कैसे करना होगा, राजनीतिक संस्था किस तरीके से वहां पर स्थापित की जाएगी। उनके पास कोई भी ऐसा फ्यूचर प्रूफ प्रोग्राम नहीं था। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये सारी कमियां हैं जिसके कारण 1857 का विद्रोह फेल हुआ। अगला सवाल आप देखेंगे, अंग्रेज राजपूत राज्यों 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे, क्यों? ऑप्शन है आपके पास, स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया, शिक्षित वर्ग शिक्षित मध्य वर्ग अंग्रेजों का समर्थन कर रहा था, छावनियों के सैनिक राजपूताना से बाहर के क्रांतिकारियों का नेतृत्व स्वीकारने को तैयार नहीं थे, या समाचार पत्र क्रांतिकारियों के सही उद्देश्यों को नहीं दर्शा पाए। सीधे तौर पर अगर आप देखेंगे, आपको पता होगा जो राजपूत राज्य थे वहां पर स्थानीय शासक जितने भी थे वो विद्रोहियों के साथ नहीं थे, वो अंग्रेजों के साथ में थे। तो निश्चित तौर पर पहला ऑप्शन सही होगा, जो भी लोकल वहां पर शासक थे, रूलर थे, उन्होंने विद्रोहियों, क्रांतिकारियों, यानी कि जो भारतीय सैनिक थे जो क्रांति कर रहे थे 1857 की, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उनका समर्थन नहीं किया, उनका साथ नहीं दिया, इसीलिए राजपूत राज्य को आसानी से अंग्रेज दबा दिए। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया? जॉन निकलसन, जनरल नील और जनरल हैवलॉक और साथ ही हेनरी लॉरेंस। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, अब एक चीज अगर याद होगा आपको दोस्तों, दिल्ली पर जब विद्रोहियों ने जाकर के और हमला किया था, तो दिल्ली को वापस जीतने के लिए फिर अंग्रेजों ने लड़ाई लड़ी, और दिल्ली से जब इनकी लड़ाई चल रही थी उस समय जॉन निकलसन की मृत्यु होती है। तो ये लखनऊ से तो रिलेटेड नहीं है, यानी कि ऑप्शन पहला जहां भी दिया गया है वो गलत है। जैसे ये गलत है क्योंकि ऑप्शन पहला है, ये भी गलत है, ऑप्शन पहला है। उपयुक्त सभी भी नहीं होगा क्योंकि इसमें भी तो पहला आ जाएगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। बाकी तीन लोगों की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जैसे हैवलॉक है, नील है और लॉरेंस, तो ये लखनऊ से जब लड़ाई चल रहा था, तो लखनऊ में जब इन्होंने
या फिर लखनऊ में आप समझिए कि अंग्रेजों का जो जो रेजिडेंट था, जहां पर अंग्रेज सैनिक रहते थे, उनकी सुरक्षा करते हुए इन तीनों की मृत्यु हुई थी। तो निश्चित तौर पर दूसरा, तीसरा और चौथा सही उत्तर है। आप डिटेल में देखेंगे कि 14 सितंबर 1857 को अंग्रेजों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के क्रम में ब्रिगेडियर जनरल जॉन निकलसन घायल हुआ और 23 सितंबर 1857 को मृत्यु हुई उसकी। फिर 1857 के विद्रोह में लखनऊ में अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए हेनरी मॉन्टगोमरी लॉरेंस और मेजर जनरल हेनरी हैवलॉक और ब्रिगेडियर जनरल नील की मृत्यु हो गई। अगला सवाल है दोस्तों, कथन आपको दिया गया है क 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। निश्चित रूप से असफल रहा ब्रिटिश सरकार से, क्योंकि 1858 में फिर से जो क्राउन का शासन था वो आ जाता है। आप देखेंगे अगला है, बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए। अब दूसरा कथन भी इसमें कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि बहादुर शाह जफर उस समय केंद्रीय शासक, देखिए केंद्रीय शासक नहीं कहेंगे तो चूंकि दिल्ली का शासक यही थे और दिल्ली उस समय सेंटर था। तो आप देखेंगे कि जब सेंटर में जो शासक है उसका सबको साथ देना चाहिए था, लेकिन आपको पता होगा कई सारे जो देसी शासक थे, रियासतें थी, उन्होंने बहादुर शाह जफर या फिर विद्रोहियों का साथ ना देकर के अंग्रेजों का साथ दिया, और अंग्रेजों का साथ देना कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति की असफलता का एक प्रमुख कारण रहा। तो हम कहेंगे कि क और का दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन ए। डिटेल में देखेंगे कि कथन और कारण दोनों यहाँ पर सही है। कथन कारण का सही स्पष्टीकरण है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के असफल होने के कई कारण थे, लेकिन इनमें एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था कि अ, प्रमुख रियासतों के शासकों द्वारा अंग्रेजों का समर्थन किया गया, जबकि विद्रोहियों का समर्थन बिल्कुल भी नहीं किया गया। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने, या वी.एस. स्मिथ ने, जॉन लॉरेंस ने, या फिर होल्म्स ने? निश्चित तौर पर दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ये दोनों ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पुस्तकों में 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है। आप डिटेल एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं कि जेम्स आउटरम, डब्ल्यू टेलर, इन दोनों ने 1857 के विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउटरम का विचार था कि यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। जॉन लॉरेंस और सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था। जॉन सीले के अनुसार 1857 का विद्रोह एक पूर्णतया देशभक्ति रहित और स्वार्थी सैनिक विद्रोह था, जिसमें न कोई स्थानीय नेतृत्व ही था और न ही इसे सर्वसाधारण का समर्थन प्राप्त था। इस पे उसके अनुसार यह एक संस्थापित सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था। टी आर होल्म्स के अनुसार यह बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था। तो ये सारी कथनें आपको याद रखनी है। अगला सवाल है, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था वो कौन थे? वी डी सावरकर। निश्चित तौर पर वी डी सावरकर ने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह है ये स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। आप डिटेल एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं, वी.डी. सावरकर की एक बुक आती है जिसका नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसमें 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी गई। उन्होंने इसे स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भी कही। तो ऑप्शन सी निश्चित तौर पर सही है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 80, 1857 की संग्राम के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया था? अभी हमने देखा कि वी.डी. सावरकर ने। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, ये भी क्वेश्चन जो है ये लेटेस्ट है, आप देख रहे हैं, ये 70वीं बीपीएससी का क्वेश्चन है। आप देख लीजिए यहाँ पर 70वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 का सवाल है। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है? मिलान करना है फिर से। एक तरफ है नेतृत्वकर्ता का नाम और दूसरे तरफ है उनका एरिया, कि किस एरिया से किसने नेतृत्व किया। इस टाइप के कई सारे क्वेश्चन हमने पहले भी देख लिए। यहाँ भी आप देखेंगे दोस्तों, कुंवर सिंह बिहार से थे, जगदीशपुर। फिर हजरत महल लखनऊ से, और मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद से, और खान बहादुर कहाँ से? बरेली से। तो कुंवर सिंह को हमने मिलाया था तीसरे में जगदीशपुर में, हजरत महल को लखनऊ यानी चौथे में, खान बहादुर को हमने मिलाया दूसरे में और डी को मिलाया पहले में। तो 3-4-2-1 सही होगा। आप देख सकते हैं 3-4-2-1 कहाँ है, ये ऑप्शन सी में है। तो यहाँ ऑप्शन सी निश्चित तौर पर सही होगा। आप यहाँ पर मिलाया हुआ भी देख सकते हैं, कुंवर सिंह जगदीशपुर, हजरत महल लखनऊ, खान बहादुर बरेली और मौलवी अब्दुल्ला फैजाबाद। आई होप कि ये आप समझ पाए और ये 70वीं बीपीएससी के री एग्जाम का सवाल था, आप इंपॉर्टेंट समझ सकते हैं।
दोस्तों भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? ये हमने नोट्स में पढ़ा था दोस्तों, एस एन सेन, याद रखिएगा। एस एन सेन जो है ये भारतीय स्वाधीनता आंदोलन जो कि 1857 की क्रांति है उसका सरकारी इतिहासकार थे। याद रखिएगा, ऑप्शन डी सही है। 1857 के भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार सुरेंद्र नाथ सेन थे, जिनकी पुस्तक 1857 1957 में प्रकाशित की गई थी, यानी कि लड़ाई के 100 साल बाद। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बंकिम चंद्र चटर्जी तो बिल्कुल नहीं होगा, वीडी सावरकर बिल्कुल नहीं, और ये होगा नहीं। सैयद अहमद खां, ऑप्शन ए याद रखिए, जो भारतीय भाषा में लिखी गई है। आप यहाँ डिटेल में भी देखेंगे कि सैयद अहमद खां द्वारा लिखित पुस्तक असबाब ए बगावत ए हिंद जो कि 1859 में प्रकाशित हुई, जिसमें 1857 के विद्रोह के कारणों की चर्चा की गई थी। अगला सवाल, तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? ये कहा था मजुमदार ने, आरसी मजुमदार ने, याद रखिए। एसएन सिंह कौन थे? ये थे सरकारी इतिहासकार। वीडी सावरकर जिन्होंने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसको कहा, और आरसी मजुमदार जिसने कहा कि ना तो ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था, न ही राष्ट्रीय और ना ही किसी प्रकार का अन्य स्वतंत्रता संग्राम था। आप देखेंगे यहाँ पर कि आरसी मजुमदार की एक बुक है, द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 इसको स्वतंत्र रूप से 1957 में प्रकाशित किया गया, और इसी में 1857 के विद्रोह को मजुमदार ने तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम कहा है। अगला सवाल यानी कि 85th, यहाँ पर आपको बोला गया है किसने लिखा था, इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। निश्चित तौर पर आरसी मजुमदार, अभी हमने देखा इनका जो बुक था द सिपॉय म्यूटिनी 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857, इसमें इन्होंने ये लाइन लिखी थी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है किस भारतीय प्रख्यात इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? तो आरसी मजुमदार थे, जिन्होंने इस क्रांति को क्रांति नहीं माना। आप यहाँ पर डिटेल में भी देख सकते हैं, उन्होंने अपनी पुस्तक द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में ये लाइन कही है कि यह किसी भी प्रकार का स्वतंत्रता संग्राम ना ही राष्ट्रीय था और ना ही पहला था। दोस्तों, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को नहीं सब्सक्राइब किया है, तो दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसे और वीडियो देखने के लिए। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। क्लास की पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर मिलेगा, द जीएस सॉल्वर की टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन जरूर कर लीजिए। वहां पर धीरे धीरे करके सारी पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो आई होप कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर चुके होंगे और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, सभी लोग एक एक कमेंट जरूर कीजिए। 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे? आरसी मजुमदार और एसएन सिंह, आउटरम और टेलर, होल्म्स और आर रिच और जॉन लॉरेंस और सिले। यहाँ पर निश्चित तौर पर सवाल पूछा गया है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में थी, ये तथ्य कौन मानता था? तो ये निश्चित तौर पर मजुमदार और एस एन सिंह यानी कि सिद्धार्थनाथ सेन मानते थे। सॉरी, सुरेंद्रनाथ, सिद्धार्थनाथ नहीं, एस एन सिंह, सुरेंद्रनाथ सेन। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, याद रखना है आपको, ये चीज मैंने बता ही दिया। अगला सवाल आप देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 88, 1857 की क्रांति के बारे में कौन सी अवधारणा सही है? इतिहासकारों ने इसे भारतीय विद्रोह के रूप में वर्णित किया है, ब्रिटिश इतिहासकारों ने इसे स्वाधीनता संग्राम कहा है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मृतप्राय बना दिया, यह क्रांति भारत में प्रशासनिक तंत्र को सुधारने हेतु की गई थी। जो भी ऑप्शंस गिवन है इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के बारे में सबसे अधिक सही कौन है, तो निश्चित तौर पर आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था उसको खत्म कर दिया गया ब्रिटिश सरकार द्वारा, और फिर ब्रिटिश का शासन यानी कि ताज का शासन इंट्रोड्यूस किया गया उसके बाद, और 1858 में ही आप देखेंगे कि भारत शासन अधिनियम लागू किया, जिसके बाद से भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के भारत का वायसराय कर दिया गया और लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय बने, और साथ ही साथ जो
ब्रिटिश क्राउन था, यानी कि ताज था ब्रिटिश, उसके अधीन शासन को कर दिया गया और कंपनी के शासन को, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को पूर्णतः भारत में समाप्त कर दिया। तो निश्चित तौर पर ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। कंपनी के शासन को मृत प्राय बना दिया। इसमें भारतीय इतिहासकारों ने इसको विद्रोह के रूप में कई ने वर्णित किया है और कई ने नहीं भी किया है, ये तो हमने देखा ही पीछे। आप डिटेल सॉल्यूशन में भी देखेंगे कि 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतीय शासन की बागडोर कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चली गई और इसकी शासन प्रणाली में भी आमूल-चूल परिवर्तन किया गया। अतः यहाँ पर 1857 की क्रांति के संदर्भ में ऑप्शन सी सही माना जाएगा। अगला सवाल है, महारानी विक्टोरिया ने भारत प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो निश्चित तौर पर ये घोषणा 1858 में की गई। 1958 तो होगा नहीं, 100 साल बाद का बात है। 1857 में लड़ाई ही चल रही थी, 59 में हुआ ही नहीं। 1858 में जब भारत शासन अधिनियम को लाया गया, तभी ये घोषणा भी कर दी गई इलाहाबाद दरबार में कि अब जो शासन होगा वो ब्रिटिश ताज के अधीन रहेगा। और बाद में आप देखेंगे कि 1975 में चलकर, सॉरी 1875 में चल करके, और जो महारानी विक्टोरिया थी, इन्होंने अपने आप को भारत की साम्राज्ञी भी घोषित कर डाली। और ये सवाल भी 17वीं बीपीएससी में आया था, आगे मैं आपको दिखाऊंगा। आप डिटेल सोल्यूशन पहले यहाँ देख लीजिए। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया, देखिए जब 1857 की क्रांति का दमन हो गया उसके बाद की बात है। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया, जिसके तहत भारत मंत्री जो होते थे, जिसको भारत का राज्य सचिव कहा जाता था, तथा 15 सदस्यों वाली इंडियन काउंसिल की स्थापना की गई। तत्कालीन जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, इसको भारत का पहला वायसराय बना दिया गया। अगला सवाल देखिएगा, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा उसने पूरा किया? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ये बोला गया था और ये पूरा भी हुआ, क्योंकि उसके बाद से राज्य हड़प नीति को खत्म कर दिया गया। देसी राजवारों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। भारतीय एवं यूरोपियों के सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। निश्चित तौर पर इसमें से ऑप्शन ए सही है, क्योंकि राज्य हड़प नीति को उसके बाद समाप्त कर दिया गया था। 1857 के विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई थी। इसमें भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन कर दिया गया और इस उद्घोषणा में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार पर रोक लगा दिया गया। यानी किस प्रकार का रोक? जो राज्य हड़प नीति थी उसको खत्म किया गया। आप देखेंगे विस्तार पर रोक, लोगों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, एक समान कानूनी सुरक्षा सबको उपलब्ध कराना शामिल थे। भारतीय राजवारों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग कर दिया गया और सरकार ने राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की। तथापि अन्य जो आश्वासन थे वो ब्रिटिश सरकार द्वारा पूरे नहीं किए जा सके। यानी कि ये सारे आश्वासन तो सो ये जितने भी आश्वासन थे ये ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए थे, लेकिन सभी को पूरा नहीं किया जा सका उनके द्वारा। अगले सवाल पर आते हैं। नंबर 91, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो कि 1858 में हुई, इसका उद्देश्य क्या था? भारतीय राज्यों का ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। अगला है कथन, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। देखिए ये तो शामिल था ही निश्चित तौर पर। और भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना, ये सही नहीं है। आप देखेंगे अब जहां पर भी तीसरा है वो तो गलत हो गया। पहली बात, पहला की बात करें कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना, यह भी सही है, क्योंकि राज्य विलय नीति को हटा दिया गया और राज्य विलय नीति को हटाने का मतलब ही था कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा। यहाँ पर यही तो था, उसको परित्याग कर दिया गया। यानी कि अब अंग्रेज ये विचार भी नहीं रखेंगे कि भारतीय राज्यों को हमें अपने साम्राज्य में मिलाना है। तो पहला और दूसरा यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही माना जाएगा। आप डिटेल एक्सप्लेनेशन में देखेंगे, ब्रिटिश सरकार ने जब 1858 में एक अधिनियम लागू किया जिसको भारत शासन अधिनियम बोला जाता है या भारतीय प्रशासन सुधार संबंधी अधिनियम कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने भारतीय प्रदेशों का प्रबंध सीधा अपने हाथों में ले लिया। इस अधिनियम के तहत 1858 में महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा की, जिसमें यह उद्घोषित किया गया कि अब से भारत का शासन ब्रिटिश शासक के द्वारा व उनके लिए सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट द्वारा चलाया जाएगा। गवर्नर जनरल को वायसराय की पदवी दी गई, जिसका अर्थ था कि वह राजा का प्रतिनिधि था। संक्षेप में, भारत पर ब्रिटिश सर्वोच्चता सुदृढ़ करने
सुदृढ़ रूप से स्थापित कर दी गई। साथ ही रानी विक्टोरिया द्वारा की गई घोषणा द्वारा देशी राज्यों को यह आश्वासन दिया गया था कि उनका अस्तित्व बना रहेगा। स्पष्ट है कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करने की घोषणा की गई। फिर आप देखेंगे ब्रिटेनिका द्वारा प्रकाशित द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के पृष्ठ 261 पर यह उल्लिखित है। द अनाउंसमेंट रिवर्स लॉर्ड डलहौसीज प्री-वार पॉलिसी ऑफ पॉलिटिकल यूनिफिकेशन थ्रू प्रिंसली स्टेट एनेक्सेशन। ये लाइन किसका है? द हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक बुक की। अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 92 पर आ जाते हैं। कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित था? पील आयोग आपको याद होगा, पील आयोग की घोषणा कब की गई थी। बाकी हंटर आयोग अलग है, साइमन कमीशन भी अलग है। आप डिटेल में देखेंगे कि 1857 की क्रांति के बाद, उस क्रांति को खत्म करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के 9 संगठन के लिए जुलाई 1858 में मेजर जनरल जोनाथन पील की अध्यक्षता में एक रॉयल कमीशन यानी पील आयोग का गठन किया था, जिसके द्वारा सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। यूरोपीय सैनिकों की संख्या जो 1857 से पहले 45,000 थी, वो अब 65,000 कर दी गई और भारतीय सैनिकों की संख्या जो पहले 2,38,000 थी, वो अब 1,40,000 कर दी गई। बंगाल में यूरोपीय सैनिकों और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 था यानी डबल, जबकि मद्रास और बंबई में यह 1:3 यानी 3 गुना था। अगला सवाल देखिएगा दोस्तों, 1857 का विद्रोह किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था? 70वीं बीपीएससी री एग्जाम 2024 का सवाल है, लेकिन ये क्वेश्चन हमने पहले ही देख लिया है क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हुआ है। प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में 1857 के विद्रोह को किसने वर्णित किया था? वीडी सावरकर ने, जो इनकी पुस्तक थी उसमें। ठीक है, ये चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। वीडी सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी और उन्होंने स्वतंत्रता की पहली लड़ाई भी इसे कहा था। अगला और इस वीडियो का आखिरी सवाल, इस टॉपिक का भी आखिरी सवाल है दोस्तों। 1857 की विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था, यानी कि जब ये विद्रोह खत्म हुआ उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों को किस प्रांत से लाया जो इस विद्रोह में शामिल नहीं थे? जैसे पहला ऑप्शन उत्तर प्रदेश और बिहार बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यूपी और बिहार के तो सिपाही निश्चित तौर पर शामिल भी थे, यहाँ विद्रोह भी हुआ था। बंगाल और उड़िया ये भी नहीं हुआ क्योंकि बंगाली जो बंगाल में थे वहां भी विद्रोह हुआ था। गोरखा, सिख, पंजाबी और उत्तर प्रांत से ये बिल्कुल सही होगा क्योंकि सिख और पंजाबी आप देखेंगे कि ये तो मिले हुए ही थे, ये साथ दे रहे थे उस समय ये जो सैनिक थे। और गोरखा, इनको भी शामिल किया गया ब्रिटिश जो सिपाही थे उसमें, तो ऑप्शन सी सही होगा। आप देखेंगे डिटेल में 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख, पंजाब के उत्तरी प्रांत से किया। 1857 की विद्रोह को भड़काने में उत्तर प्रदेश और बिहार के सैनिकों का महत्वपूर्ण भूमिका था, इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने इन्हें संदेह की दृष्टि से देखा और विद्रोह के समय बंगाल के सेना के 60% सैनिक अवध तथा उत्तरी पश्चिमी यूपी प्रांत के थे। विद्रोह के लिए भारतीय सेना उत्तरदायी थी, इसी कारण 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अंतर्गत सेना का पुनर्गठन किया गया जो विभाजन और प्रतिलोभन की नीति पर आधारित था। तो ये आखिरी क्वेश्चन था दोस्तों 1857 की क्रांति से रिलेटेड जितने भी सवाल पूछे गए हैं घटना चक्र की बुक में वो मैंने कर दिया। आप नई वाली अगर बुक देखेंगे तो नई वाली बुक में जो क्वेश्चन है टोटल मार्किंग के अकॉर्डिंग वो मैं आपको बता देता हूँ कितना है दोस्तों। ये है आपका 97 क्वेश्चन है टोटल 97 और यहाँ पर कितना दिया गया है ये आखिरी क्वेश्चन नंबर जो है ये 24 का एडिशन था 93। तो 4 क्वेश्चन का अंतर आ रहा है और ये 4 क्वेश्चन वही है जो 2024 में पूछे गए थे, ये भी मैंने आपको इस वीडियो में करा दिया है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे और सारे क्वेश्चन को रिवाइज कर चुके होंगे। अब इसका कंबाइंड वीडियो हो सकता है आपको मिले, तो आप पूरी वीडियो एक बार रिवीजन के तौर पर जरूर देख लीजिएगा शुरू से आखिरी तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पर नए हैं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए।